नमस्कार। आज हम लोग जो ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं। तो ग्रंथि किसे कहते हैं, पहले तो इसे जान लेते हैं। एक लाइन में एकदम शॉर्टकट में जान जाएंगे। ग्रंथि कैसे, जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, क्रियात्मक और संरचनात्मक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल्स है, कोशिका है। तो कोशिकाओं को समूह को हम टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। फिर उन ऊतकों से क्या बनता है, ऊतकों के समूह को हम अंग कहते हैं। तो ये जो हमारी ग्रंथि होती है, जो हमारे शरीर में पाई जाती है, यह भी एक प्रकार से अंग ही है। तो अंग है, और यह जो है कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव करती है, सिक्रीशन करती है। तो उसमें आप देखेंगे कुछ ग्रंथियां जो है डायरेक्ट अपना स्राव जो है ब्लड में कर देती हैं, रक्त में कर देती हैं। तो जिन्हें डक्टलेस ग्रंथि कहते हैं, यानी मतलब कि नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, वो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और कुछ जो है नलिका के द्वारा हमारे शरीर में अपने रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं। तो उन्हें हम जो है एक्सोक्राइन यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो इस तरीके से तीन प्रकार से ग्रंथियाँ होती हैं, एक इंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन और एक मिक्स, मतलब अंतःस्रावी, बाह्य स्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो हम लोग इसके पहले जो है अंतःस्रावी के बारे में जाने थे। अब हम लोग एक्सोक्राइन मतलब कि बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती है। अब देखिए आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो जो सिक्रेशन करती है उसे हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए किसी नली यानी किसी डक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट ब्लड में उसका सिक्रेशन हो जाता है। और हमारे शरीर की रासायनिक जो क्रियाएँ हैं, जो हमारे शरीर की एक्टिविटी हैं, उनको वो कंट्रोल करती है। और जो बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, वह ग्रंथियाँ जो है हमारे शरीर में जो रासायनिक पदार्थों का स्राव करती है, तो उसको एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ आप जानेंगे कि अंतःस्रावी जो है, जो स्राव करती हैं, उसको हार्मोन्स कहते हैं। बाह्य स्रावी जो सिक्रीशन हार्मोन्स करेंगी, जो रासायनिक पदार्थ का स्राव करेंगी, उसको हम एंजाइम कहेंगे। और कुछ ग्रंथियाँ होती हैं हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करेंगे, जिसे मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे। तो हम आज लोग देखते हैं कि भाई बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में। तो सबसे जानेंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि का मेन जो है क्या है, एंजाइम है। तो एंजाइम का वो स्राव करती है। और उसके बाद जो है वो ग्रंथि जो है डक्ट वाली ग्रंथि यानी नालिका युक्त ग्रंथि होती है। और नालिका के द्वारा जो है जो भी एंजाइम का स्राव करेगी, उसके अलग अलग फंक्शन होंगे, उसका कहाँ कहाँ पाई जाती है शरीर में, उसके बारे में। पहली ग्रंथि हम देखते हैं सेरोमिनस ग्लैंड। सेरोमिनस ग्लैंड क्या होती है कि हमारे शरीर में जो कान होता है, कान का जो ये कान के अंदर वाला भाग होता है, लाइनिंग ऑफ इंटरनल कान जो अंदर वाला भाग होता है, यहाँ जहाँ से तो वैक्स जम जाता है, क्या होता है, जिसे खूंट कहते हैं। तो ये सेरोमिनस ग्लैंड होती है, उसी वैक्स का जो है स्राव करती है। कभी कभी आप देखेंगे कि वह जो है खूंट भी बनती है। तो खूंट भी हमारे शरीर के क्या करती है, जो हमारे बाहरी धूल के कण हैं, या बाहरी जो है कीड़े हैं, या बाहरी जो है ऐसे कि कोई भी इस तरीके का जो है पदार्थ है, तो उससे वो खूंट हमारे कान की सुरक्षा करती है और हमारे कान को जो है अंदर वाले भाग को जो है नम बनाए रखती है। तो इसको हम जानेंगे सेरोमिनस ग्लैंड यानी वैक्स का स्राव करती है और कान की सुरक्षा करती है, धूल और कीड़े और सूखने, ये सारी चीज़ें, जैसे धूल और मिट्टी से बचाव करती है, कीड़े से बचाव करती है, सूखने से मतलब हमको बचाती है कि कान हमारा नम अंदर बना रहे, है ना। तो कभी कभी देखेंगे जो बच्चे ज़्यादा कान में उंगली डालते हैं, या कागज़ का टुकड़ा बना करके या माचिस की तीली में कपड़ा लपेट कर, रुई लपेट करके बार बार खोदते रहते हैं, जितने खोदेंगे उतने वैक्स का निर्माण होगा। तो फिर अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाके दवा ववा लेते हैं। तो किसके, सेरोमिनस ग्रंथि के द्वारा, सेरोमिनस ग्लैंड के द्वारा। फिर दूसरी होती है लैक्रीमल ग्रंथि। लैक्रीमल ग्रंथि, जैसे हम रोते हैं तो आंसू आता है, पानी आता है, भाई कहाँ से आता है, किस ग्रंथि के द्वारा, लैक्रीमल ग्रंथि के द्वारा। यह भी हमारे आँख के जो है ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसके लैक्रीमल ग्लैंड कहते हैं, वो अंदर होती है। तो जब हमें किसी प्रकृति से गमगीन माहौल होता है या कोई सारी वाला मतलब इस तरीके से दुखद घटनाएं होती है, तो वह ग्रंथि जो सक्रिय हो जाती है। तो उस तरीके से वो एंजाइम के द्वारा ये लैक्रीमल ग्रंथि जब सक्रिय हो जाएगी, तो हमारे आँख का ये जो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, इस तरीके से ये आँख का जो है ये पानी निकलने लगेगा, तो रोने लगता है। तो ये हमारी आँख को साफ़ करती है, क्या करती है, साफ़ करती है, और प्लस हमारी आँख जो नम बनी रहती है। तो इसे हम जानेंगे, केवल ये जान जाएंगे कि यह कहाँ पाई जाती है और इसका क्या फंक्शन है। तो अब ये उसी के बगल में एक पक्टमंग
नामक आर्गन पड़ता है, वो क्या करता है जब यह भी सक्रिय हो जाता है भाई लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा, तो नाक के द्वारा जो है कुछ जो वाटर जो है हमारे नाक में भी आ जाता है, नहीं, और उस तरीके एक डक्ट के द्वारा, तो फिर वो क्या होता है कि नाक से भी बहने लगती है। तो नहीं, कभी कभी आप देखेंगे औरतें रोती हैं या कोई भी रोता है तो उनका नाक भी से भी पानी आने लगता है, और एक तरीके से आँख से तो पानी आता ही है। तो आँख जब रो लेता है आदमी तो उसकी आँखें साफ़ हो जाती हैं और एक तरीके से मन भी हल्का हो जाता है। नहीं कहते मैं रो लिया भैया मन हल्का हो गया। तो इस तरीके से इनका फंक्शन जानेंगे, लोकेशन जानेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में बहुत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से आपको बनते हैं। तो दूसरा है मेबोमियम ग्रंथि, मेबोमियम ग्लैंड, यह देखिए उसी आँख में पाई जाती है और निचले वाले पोर्शन में पाई जाती है। यहाँ देखेंगे मेबोमियम ये है, निचले वाले पार्ट में पाई जाती है, ये आँख के नीचे पाई जाती है। इसमें भी यही होता है कि रात में हम जब सोते हैं या कभी कभी हमें लोहा वायरस के द्वारा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, आँख में जो है आँख लाल हो जाती है, तो पता चलता है कि जो ये नीचे वाले जो ग्लैंड मेबोमियम ग्लैंड है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वैक्स मतलब सफ़ेद तरीके से एक तरीके से म्यूकस टाइप जो पदार्थ निकलता है सफ़ेद, जिसे हम मेबोम कहते हैं। तो यह क्या करता है कि भाई आँख को हमारे सूखने से बचाता है, आँख में हमारा जो है तुरंत यहाँ जो है आकर के इकट्ठा हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये हम आँख के नीचे पाई जाती है, और इसका काम क्या है कि हमारी आँख को साफ़ करना और आँख को सूखने से बचाना, और आँख में जो भी धूल के कण हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे ला करके किनारे यहाँ पे किनारे ला करके जो है इकट्ठा कर देती है। बाद में बच्चे जो ऐसे निकाल देते हैं या बड़े लोग भी उसको निकाल के साफ़ कर देते हैं। तो ये किस ग्रंथि के द्वारा? मेबोमियम ग्रंथि के द्वारा। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? आँख के नीचे पाई जाती है और आँख को साफ़ करती है और सूखने से आँख को बचाती है। अगला है सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड आप देखेंगे कि जैसे हमारी जो सबसे पहले पाचन कहाँ से, पाचन तंत्र में मैं आप लोगों को बताया था कि हमारे शरीर का सबसे पहले पाचन मुंह में होता है, माउथ में होता है। माउथ में जो एमाइलेज या टाइलिन नामक जो है एंजाइम से निकलता है, या क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहीं शुरू हो जाता है। और रोटी आप ज़्यादा कूच के खाएंगे तो कुछ देर के बाद रोटी जो है मीठी लगने लगती है, नहीं, ग्लूकोज फैक्टोज वगैरह में बदल जाता है, मीठे में बदल जाता है। तो इस तरीके से वहीं से भी पाचन जितने आप कूच के खाते हैं उतने हो आपका पाचन अच्छा होता है। नहीं कहा जाता है कि खाने को कम से कम 20 बार जो है कूच के खाइए, नहीं कहते हैं कुछ लोग कि भाई खाना को पीना होता है, आप पानी को खाना होता है। अगर अच्छा पाचन आपको चाहिए तो, है ना, तो जैसे खाना खाने का मतलब इतना कूच के खाइए, इतना पतला हो जाए आपका चावल दाल रोटी सब्जी जो भी आपका है, तो इतना कूच के खाइए कि इतना पतला हो जाए कि एकदम आराम से आपके शरीर में जाए और पूरा पच जाए। और पानी को भी लोग कहते हैं कि सिप करके पीना चाहिए, मतलब घूंट करके पीना चाहिए, मतलब मुंह में लिया फिर इधर उधर घुमाया, यानी लार के द्वारा जब पूरा पानी हमारे मुंह में घुल जाएगा तो मिल जाएगा तो उसको लीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं गिलास लगाए ढक पी गए, तो वो पानी हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है। पानी आप घूंट करके पीजिए। और खाना खाने के कम से कम आधे घंटे, कम से कम मतलब 1 घंटा वैसे हो सके तो रख लीजिए, नहीं तो आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई इस सेलेवरी ग्लैंड हमारी कहाँ निकलती है? मुंह में निकलती है। और कौन सा एंजाइम का स्राव करती है? टाइलिन या एमाइलेज। और क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, ब्रेक डाउन कर देती है उसको, भोजन लुगदी टाइप हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फोकस के द्वारा कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, स्टमक में जाता है, वहाँ भी पेप्सिन रेनी तमाम प्रकार की। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगले ग्रंथि आपके सीबेसियस ग्लैंड, तेल ग्रंथि जो होती है, बहुत हमारे स्किन वगैरह देखें गर्मी के दिनों में हमारा स्किन जो है क्या होता है हल्का जो है पसीने की वजह से या तेल की वजह से मतलब सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है। ठंडी के दिन में ये तेल ग्रंथियाँ जो है मतलब स्राव नहीं करती है टेम्परेचर की वजह से, तो हमारा शरीर रूखा हो जाता है। तो ऊपर से लोग तेल वगैरह लगाते हैं ना, क्रीम वगैरह लगाते हैं। तो इस तरीके से ये कहाँ पाई जाती है? बिलो स्किन के नीचे, डर्मिस के नीचे पाई जाती है। और इसका फंक्शन है कि हमारे स्किन को ऑयली रखती है, तैली रखती है। और फिर क्या करती है कि हमारे नोज में भी निकलती है और हमारे टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करती है। ऑयली ग्रंथि क्या करती है? टेम्परेचर को कंट्रोल। इनका फंक्शन जान जाएंगे और ये लोकेशन कहाँ पाई जाती है। अगला है स्वेट ग्लैंड मतलब पसीने की ग्रंथि, या इसके श्वेत ग्रंथि भी कहते हैं, श्वेत नहीं श्वेत ग्रंथि, यानी पसीने की ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में। भाई पसीना क्या होता है? पसीना जब निकल जाता है तो हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है, नहीं कहते पसीना निकल गया अब शरीर एकदम ताज़ा महसूस कर रहा है, एकदम रिलैक्स महसूस कर रहा है। आप देखेंगे कुत्ते में पसीने की ग्रंथि नहीं पाई जाती, तो कुत्ते को जब गर्मी का एहसास होता है तो अपने मुँह को, जीभ को बाहर निकाल करके जो है वो उसके मुंह से ही वो
एक तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो हम लोगों में क्या होता है, पसीना खूब निकल गया, कहीं गर्मी हो रही है, पसीना निकल गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा ना, भाई अब पसीना निकल गया, अब आराम महसूस हो रहा है। तो इस तरीके से यह भी अभी स्किन के नीचे पाई जाती है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है, हमारी त्वचा को साफ भी करती है, और हमारे पूरे शरीर को भी एक तरीके से यही पसीना निकल गया, फिर उसके बाद हम कुछ देर बाद आधे घंटे बाद नहाने जाते हैं, तो शरीर जो है एकदम जैसे सॉफ्ट मुलायम लगता है पूरा, जैसे नहीं पसीना निकल गया तो पूरा मुलायम लगता है। इस जाने के अगला है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस का मतलब जो हमारे शरीर में बहुत इसके डिफरेंट पार्ट में, जैसे हमारे के मुंह में भी म्यूकस निकलता है, और स्टमक में भी निकलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी निकलता है ना। तो म्यूकस का मतलब चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ क्या करता है भाई, वह जो है उस आर्गन को जो फंक्शन होता है, जैसे अब आप कान में ही आप देखेंगे इस तरीके से जो वैक्स निकलती है वो भी थोड़ा ऑयली टाइप होती है, नहीं कान की खूंट को आप निकालेंगे तो वो क्या होता है, थोड़ा सा हल्का हल्का गीलापन भी होता है, तो वहाँ भी म्यूकस टाइप का वो होता है। तो यहाँ देखेंगे ये एक अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में होता है। वैसे मेन जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जब हमारा भोजन जो अपचा हो जाता है, मतलब जो नहीं पचता, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे केवल पानी का डाइजेशन होता है, पानी पूरा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, प्लस और ये जो भोजन का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, निचले वाले भाग में। तो वहाँ जब भोजन जो पच जाता है उसके बाद जो भोजन अवशेष रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है, बड़ी आंत में चला आता है। अब बड़ी आंत में आने के बाद जो पानी अवशोषित कर लिया जाता है, और बचता क्या है, जो अपचा भोजन है, जो अपशिष्ट भोजन है, वो आता है नीचे मलाशय में। मलाशय में फिर धीरे 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 जैसे सुबह शाम आपका जब भी समय वो होता है लैट्रिन वगैरह करने का, तो आप लैट्रिन के रास्ते से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसको क्या करता है, ये म्यूकस ग्लैंड भी वहाँ भी कार्य करती है। और हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों में इसका कार्य भी, चिपचिपा पदार्थ निकलेगा तभी वो हमारा शरीर के जो है, अब जैसे यहाँ आसोफोगस है भाई, भोजन ये कर्माकुंचन गति के द्वारा मुँह से भोजन यहाँ चला जाएगा, फिर कुछ इस तरीके से लसलसा पदार्थ भी निकलेगा। तो इस तरीके से इसको म्यूकस ग्रंथि के द्वारा इस तरीके का निकलता है। अगला गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड आप जठर ग्रंथि, जैसे आप कहेंगे यही हमारा जठर है, क्या है, जठर है ना। तो ये अमाशय वगैरह जैसे ये अमाशय है ना, यहाँ पे भाई भोजन गया और अमाशय में जा करके रुक गया। अमाशय में रुका तो अमाशय के भी 3 भाग होते हैं। पहला वाला कार्डियक, जो मतलब हार्ट के सटा हुआ था, कार्डियक। उसके नीचे बीच वाला फंडिक, नीचे पाइलोरिक। तो जो कार्डियक भाग होता है उसमें क्या होता है, भोजन जाने के बाद सबसे पहले तो यही होता है कि भोजन हमारे शरीर में गया तो वहाँ जो है जो कार्डियक वाले पार्ट होता है, यानी स्टमक का जो भाग होता है, स्टमक के कार्डियक वाले भाग में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक जो भी बैक्टीरिया, वायरस या जितने भी नुकसान वर्म्स चले जाते हैं, मतलब एक तरीके से कीड़े मकोड़े जो भी चीज़ें हैं उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये इसका एसिडिक होता है। एसिडिक क्या है, मतलब उसको आपको वो कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस को मार देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि भाई ये दूसरे वाले फंडिक वाले में आपके भोजन कम से कम हमारे स्टमक में, अमाशय में आकर 4 घंटे स्टोर होता है। जैसे हम एक बार खाना जा रहे हैं, कहीं विद्यालय जा रहे हैं या मान लीजिए ऑफिस जा रहे हैं, तो खाना खा लिए, और खाना खा लिए तो वो भोजन धीरे 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 पहले जाकर के स्टमक में ही इकट्ठा हो जाएगा, आंत में, अरे इसमें जो आमाशय में। अब उसके बाद धीरे धीरे धीरे, चूँकि 32 फीट की हमारी छोटी आंत होती है, धीरे 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 जाएगा, पचता जाएगा। तो यहाँ पे स्टमक में HCl के द्वारा क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस को मार दिया जाता है। फिर जो फंडिक वाला पार्ट होता है, जैसे इस तरीके का आपका ये पूरा मान लीजिए ये आ रहा है, इस तरीके से ऐसे आ रहा है, तो इस टाइप का होता है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये आपका होता है। तो ये आपका भाग, इसमें यहाँ ऐसे 3 भागों में इसको बांट दिया। तो ये आपका कार्डियक भाग होता है, कार्डियक, ये आपका फंडिक, और ये आपका पाइलोरिक, ठीक है। पाइलोरिक, ये कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। तो कार्डियक में किसका स्राव होता है, HCl का, और फंडिक में केवल भोजन आके स्टोर होता है, नहीं 4 घंटे रुकेगा यहाँ, डायरेक्ट ये जो है ये पाइलोरिक वाले भाग में जाएगा नहीं। ये तो पाइलोरिक में क्या होता है, पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है, किसका, पेप्सिन और रेनिन का स्राव। तो पेप्सिन का अर्थ है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में बदल देता है, ठीक है। और रेनिन क्या करता है, दूध को यानी मिल्क को जो है दही में, कार्ड में बदल देता है ना, तो मिल्क को दूध में बदल देता है। यानी पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देता है, और रेनिन क्या है, तो दूध को दही में बना देता है। जैसे आप देखेंगे छोटे बच्चे हैं, अब उनका खाना क्या है, दूध ही है, दूध पी लेंगे, फिर उसके बाद कुछ देर बाद उल्टी करते हैं तो वो फटा फटा सा हो जाता है। क्या करता है, रेनिन वही दूध को फाड़ देता है। तो यानी खाने में अगर आपका दूध से अच्छा पाचन जो है दही का होता है, इसीलिए खाना खाने के बाद सुबह में लोग क्या करते हैं, दही खाते हैं। दही, अच्छा दही क्योंकि ठंडा भी होता है इसलिए शुभ भी माना जाता है भी। नहीं कहीं आप जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, खाना
खाना खाने के बाद कुछ देर बाद आपको छाछ या दही सुबह पीने से आपका पूरा शरीर भी एक तरह से टेम्परेचर भी सही रहेगा, आपका मन मस्तिष्क भी सही रहेगा और पाचन भी आपका सही होगा। इस तरीके से ये आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन, रेनिन और ये Cl, ये इसका जो है हमारे भोजन को पचाने में और कीटाणुओं को मारने में यहाँ भी इसका फंक्शन होता है, जिससे जठर ग्रंथि के द्वारा ये निकलता है। कहाँ पाया जाता है? स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में अगला है लीवर ग्लैंड। लीवर ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर, अब देखेंगे कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि थी, इंडोक्राइन ग्लैंड थी, उसमें सबसे बड़ा ग्रंथि क्या थी? थायराइड ग्लैंड थी। ठीक है, आउटो ग्लैंड जिसे, और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि में अगर पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि है तो आपकी लीवर ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? लीवर ग्रंथि, लीवर ग्लैंड। अब लीवर तो हमारे शरीर का बहुत ही मुख्य पार्ट है, जो हमारे यहाँ दाहिनी साइड पाया जाता है, ऐसे भोजन आता है यहाँ से, और ये दाहिने साइड लीवर पाया जाता है। अच्छा, लीवर का फंक्शन इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अभी तक इतने वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, लेकिन किसी ने उसके पूरे फंक्शन को जो है वर्णन नहीं कर पाया। समझ लीजिए, आप कहीं भी कुछ भी आप खाएँ, कुछ भी पिए, सबसे पहले लीवर पे ही उसका इफेक्ट जाएगा। यानी लीवर में इतना सेल डिवीजन भी होता है कि लीवर में अगर इस तरीके की, जैसे नहीं कहते हैं, लीवर का सेल डिवीजन इतना तेज होता है, चाकू मार करके निकाल लीजिए फिर उसकी जो है सेल्स वगैरह बन जाती हैं। सबसे कम सेल डिवीजन मतलब नहीं सेल डिवीजन किस में होता है? ब्रेन के न्यूरॉन्स में होता है। न्यूरॉन्स वगैरह में सेल डिवीजन होता ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन आपके लीवर में होता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किसका होता है? लीवर में होता है। तो लीवर का फंक्शन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही ब्रॉड है। लीवर के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हम खाएं, सबसे पहला इफेक्ट लीवर पे होता है, इसलिए जो भी खाएं सोच समझ के खाएं, जो भी पिएं सोच समझ के पिएं, क्योंकि लीवर अगर डैमेज हो गया तो जैसे नहीं कहा कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जॉन्डिस नामक बीमारी होती है नहीं, तो उसमें क्या होता है कि आपका लीवर जो है कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा। पहले क्या होता है कि लीवर में बिलिरुबिन वगैरह एक प्रोटीन होती है, उसका फॉर्मेशन होता है। उस बिलिरुबिन क्या करता है कि हमारे, अभी तो बिलिरुबिन क्या करता है कि भाई बिलिरुबिन वगैरह का काम तो ये होता है कि लैट्रिन को पीला कर देता है, लैट्रिन जो होती है उसमें होता है। तो जब बिलिरुबिन वगैरह अगर ज़्यादा लीवर में बनने लगेगा तो हमारे शरीर का रंग भी पूरा पीला हो जाएगा। तो नहीं कहते हैं कि इनका ब्लड पीला, पहले तो आँख से दिखाई देता है, भाई आँख इनकी पीली हो रही, फिर बदन भी पीला हो जाएगा, पूरे शरीर में ब्लड जो होगा पूरा पीला हो जाएगा, तो आदमी का लीवर जो है डैमेज हो जाएगा। लीवर डैमेज हो जब, यानी हेपेटाइटिस ए है तो कम खतरनाक है, बी है तो भाई बहुत खतरनाक है, अगर सी हो गई तो फिर कोई बचा ही नहीं पाएगा। यानी कंप्लीटली डैमेज ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी। तो इस तरीके से पीलिया शुरुआत होती है, और वो लीवर अगर पूर्ण रूप से डैमेज हो गया तो आपको वो ले भी देगा। नहीं कहते हैं एड्स से भी कई हज़ार गुना खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस इस जो है हेपेटाइटिस बी वगैरह या सी भी, मतलब ए में तो हल्का फुल्का, लेकिन बी और सी बहुत खतरनाक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। भाई लीवर कहाँ पाया जाता है? लीवर हमारे राइट साइड के स्टमक के राइट साइड में पाया जाता है, और किसका फॉर्मेशन करता है? पित्त का, पित्त का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, पित्त को का रंग कैसा होता है? हल्का हरा होता है। किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण। बिलीवर्डिन, एक कंफ्यूज मत करिए, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो हमारा लैटिंग होता है। अच्छा, यूक्रोम के कारण हमारा जो है पेशाब जो है पीला होता है। बिलीरुबिन के कारण हमारा लैटिंग पीला होता है। अब बिलीवर्डिन के कारण जो है क्या होता है? हमारा ये जो पित्त होता है, पित्त का रंग हल्का हरा होता है। और बाइल जो होता है, यानी ये कहाँ इसका प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर में होता है, ये बनता है। और कहाँ इकट्ठा होता है? जो गाल ब्लैडर में, यानी पित्ताशय में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि देखिए पित्त बनता है लीवर में, लेकिन उसका स्टोर पित्ताशय में होता है, गाल ब्लैडर में होता है। फिर वो आता है, जब आता कहाँ भी, जिस छोटी आंत की जहाँ शुरुआत होती है, भोजन आया तो भाई जब भोजन जो है स्टमक से आ गया, जैसे आमाशय से भोजन गया, कहाँ गया? छोटी आंत में, तो उस समय तक भोजन क्या रहता है? एकदम अम्लीय रहता है। लेकिन जब आंत में आएगा तो भाई अम्लीय भोजन तो पचेगा नहीं, एकदम अम्लीय का मतलब एकदम खट्टा खट्टा रहेगा, पचेगा नहीं। तो फिर वहाँ से जो है लीवर बनाता है बाइल को, क्षार को, है ना, पित्त को। और पित्ताशय से पित्त आता है कहाँ पे? छोटी आंत में। और इधर से पैंक्रियास से, अग्नाशय से बहुत सारे एमाइलेज, टिप्सिन हैं, और इस तरीके से बहुत सारे जो है एंजाइम्स वगैरह जाते हैं, तो वहाँ जाके मिल जाते हैं। तो वहाँ जो जैसे भोजन अम्लीय है और प्लस क्षारी जा करके मिलेगा, तो भोजन एक तरीके से उदासीन हो जाएगा। तो वह उदासीन भोजन फिर छोटी आंत में आएगा और वहाँ पे आकर के फिर उसका पाचन होगा। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो है भोजन में फैट का पाचन कौन करता है? लिपिड को कौन तोड़ता है? ये आपका बाइल, यानी जो आपका पित्त है। तो फैट का पाचन जो है कौन करता है? आपका पित्त करता है।
फैट को ब्रेक डाउन कर देता है। तो इस तरीके से अच्छा, ये जो आपके कौन कौन से जो प्रोटीन बनते हैं लीवर में, फाइब्रोनोजन, प्रोथाम्बिन, हिपैरिन, एल्बुमिन, बिलिरुबिन, ये भी पूछता है कि कौन सा आप फाइब्रोनोजन, प्रोथाम्बिन, हिपैरिन। अच्छा, फाइब्रोनोजन ब्लड क्लाटिंग में मैंने आप लोग पढ़ाया था कि फाइब्रोनोजन जो है ब्लड क्लाटिंग में इसका रोल है ना। प्रोथाम्बिन भी, प्रोथाम्बिन जो है प्रोथाम्बिन थ्राम्बिन में बदल जाता है, फिर ये जा करके फाइब्रोन को जो है बना लेता है और वहाँ ब्लड जो कि जो RBC WBC जा करके उसमें फाइब्रिन में फंस जाते हैं। तो इस तरीके से अच्छा, भोजन हमारे भोजन कह रहे हैं कि ब्लड हमारे शरीर में जमता क्यों नहीं, क्योंकि उस वहाँ हिपैरिन होता है, हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है। वो हिपैरिन हमारे ब्लड को हमारे शरीर की आर्टरी एंड वेन्स में जो है क्लाट नहीं होने देता है। लेकिन जहाँ हमें चोट लगती है तो ये ब्लड जब हवा के संपर्क में जाता है तो हिपैरिन क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, यानी हिपैरिन की डेथ हो जाती है। तो फिर बाहर आकर के वही जो आपका ब्लड की जो क्लाटिंग की प्रक्रिया होती है तो वो प्रक्रिया होगी और आपकी हिपैरिन काम करना बंद हो जाएगा और ब्लड जो है जम जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अच्छा, ये क्या करता है कि क्षतिग्रस्त भागों को ठीक भी करता है ना। इस तरीके से अमोनिया को यूरिया में भी बनाता है। जैसे सबसे खतरनाक गैस अगर आपके शरीर में कोई है तो अमोनिया है। अच्छा, अमोनिया बनती कैसे है, जब ब्रेक डाउन आपके प्रोटीन का होता है, नहीं प्रोटीनियस प्रोडक्ट का ब्रेक डाउन होगा, जैसे आपको गैस बन रही है ना, तो अमोनिया गैस ही होगी। तो अमोनिया गैस निकलेगी तो आपकी बदबूदार गैसें होती हैं, तो इसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन यूरिया में करता था। यूरिया क्या है, यूरिक एसिड बना देता है या यूरिया बना देता है, जिसे आप जो है पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं यूरिया को। तो इस तरीके से ये भी इसका दूसरी चीज़ है कि जब हम कुछ खाना खाते हैं तो ग्लूकोज वगैरह को किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में। कौन बदलता है, आपका लीवर बदलता है। अब ग्लाइकोजन में बदल देता है। फिर जैसे जैसे हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, दिन भर हमको एनर्जी, तो फिर ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में बदलता जाएगा, तो वहाँ से हमको एनर्जी मिलती जाएगी। और फिर कार्बोहाइड्रेट को भी फैट में बदलता है। और फैट्स जैसे ज़्यादा लोग खाना खाते हैं, ज़्यादा तेली चीज़ खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह या फैट्स है तो फैट किस में बदल जाता है, कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है तो जो आर्टरी और वेन्स होती हैं उनकी नली में जाकर के इस तरीके से जो आर्टरी हैं या आर्टरी और वेन्स हैं, अरे कोलेस्ट्रॉल जाकर के यहाँ जम जाएगा, ऐसे ऐसे जाकर के जम जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर से भी नीचे से भी ऐसे ऐसे जम गया, तो पता चलेगा कि ये ब्लड का सर्कुलेशन जो है बहुत तेज हो जाएगा। और यहाँ आपका हार्ट है, ये हार्ट मान लीजिए इस तरीके से हार्ट है, ऐसे आपका हार्ट है, यहाँ से नली निकली हुई है ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए जा रही है यहाँ से ऐसे करके, ये नली जा रही है। तो जब भाई जब ये नली पतली हो गई तो हार्ट को आपको ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या होगा भाई, वो क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, है ना। जो उसकी क्षमता जो है, जिस क्षमता से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो ये उसी को कहेंगे हार्ट अटैक। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि फैटी चीज़ वगैरह कम खाइए, है ना, और एनर्जी को बर्न कीजिए, सुबह एक्सरसाइज कीजिए, टहलिए, है ना। ज़्यादा मोटापा जो है शरीर के लिए नुकसानदायक है, ये सारी चीज़ें भी है ना। और जब लीवर में एक चीज़ और होती है कि लीवर, जैसे आप देखते हैं पोस्टमार्टम वगैरह होता है, बॉडी डेड बॉडी हो गई, तो सबसे पहले जांच किसकी होती है, लोग कहते हैं भाई ब्रेन को फाड़ा जाता है, इसको फाड़ा जाता है, उसको फाड़ा जाता है। वो तो फाड़ते हैं उसके अंग को निकालने के लिए, कुछ अंग को आपको निकाल लेंगे, लेकिन केवल लीवर की ही जांच की जाती है। लीवर से ही पता चल जाता है कि कौन सा जहर है। तो लीवर को ही केवल फाड़ करके देख लेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि लीवर में ही सबसे पहले कोई भी पॉइजन आप ले रहे हैं, कोई भी जहर ले रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, सबसे पहले कहाँ इफेक्ट जाएगा, लीवर में। तो ये भी आपका सवाल आता है कि पोस्टमार्टम के समय जो आपका लीवर के द्वारा ही जहर का पता चलता है। अच्छा, शराब बहुत ज़्यादा अगर पी रहे हैं आप, तो आपका कौन सा अंग खराब होगा, लीवर ही खराब होगा। नहीं कहते हैं लीवर, लोग कहते हैं किडनी भी खराब, तो लीवर सबसे पहले खराब होगा, उसके बाद किडनी खराब होगी। एक चीज़ और है कि जब हमारे शरीर में जैसे भ्रूण अवस्था है, मानी बच्चे जब माँ के पेट में, तो वो भ्रूण होगा, एक दिन पहले ही वो भ्रूण है, एक दिन बाद पैदा हो गया तो बच्चा हो गया। जब तक वो पेट में है तब तक भ्रूण है। जितने कि आप लेंगे हॉस्पिटल वगैरह में, भ्रूण हत्या करना अपराध है। तो जब तक पेट में 9 महीना हो गया, फिर भी वो पेट में आ गया तो भ्रूण गया था। तो वहाँ क्या होता है, भ्रूण अवस्था में अभी यानी ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, ब्लड का निर्माण आपके लीवर में ही होगा। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, उसकी बोन मैरो में होगा, यानी अस्थि मज्जा में। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, यानी बोन होती है, बोन के बीच वाले जो भाग होता है उसको कहते हैं बोन मैरो। तो पैदा होने के बाद हड्डियाँ
वही हो जाती हैं। और जब तक बच्चा पेट में रहता है तो हड्डियाँ उतनी मजबूत नहीं, यदि नॉर्मल होती हैं तो वहाँ लीवर में जो है ये आपके ब्लड का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम लोग जानें कि ये बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ हैं। ठीक, तो इस तरीके से देखेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, ताकि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ वो आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।